मार्क कर लेते एक बार। आर्यदित्य, अनवी, कैमरा ऑन करो बेटा दोनों। ओके। आर्यदित्य, कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी तक भी बेटा, आई कैन नॉट सी यू। चलो, बट आई एम स्टार्टिंग नाउ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर्मूला टुडे, दिस क्वेश्चन टुडे। लेकिन इसको करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग यहाँ पर एक बार जो कल हमने सीखा है उसे कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने कल सीखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना किसी चीज का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसे कि हम एन जी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसे ए एन जी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई? ये सब्सक्रिप्ट ए और जी क्या बता रहे हैं? एयर टू ग्लास। दिस इज लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरीके से हम इसे रीड कर सकते हैं, या फिर हम इसे सिंपली कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मींस इट इज ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। राइट एवरीवन? तो जब हमने इसकी बात की थी, तो हमने बात की कि अगर आपको इसे स्पीड से फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो न्यूमरेटर बनेगा। A will turn numerator of light in air by speed of light in glass. Right everyone or not? और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करना सीखा था? साइन आई बाय साइन आर। तो दोनों चीजें भी इक्वेट की जा सकती हैं, राइट और नॉट? आ गई ना बच्चे बात समझ में? दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए? ओके। तो अब हम लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आपको गिवन है 1.5। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अब ये 1.50 वैल्यू गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसे स्वैप कर सकते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास would be equal to 3 × 10⁸ by 1.50. So 1.5 ones are and 1.5 twos are. So 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी यहाँ पर? ओके। ओके, अभी ये क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। नाउ if refractive index of water for light going from air to water be 1.33, तो मैं इसे कैसे लिखूं? ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं इसको? बताओ, ऐसे लिख सकती हूँ? अस्मी बताओ बेटा। एयर टू वाटर। Air to water, ma'am, air on the left and water on the right. It's abstract. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
एयर टू वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर भी कह सकते हैं, और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू 1.33 गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर? चाहिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज 1.33, तो मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ कि एयर इनटू वाटर इज 1.33। व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर? कौन बताएगा, जल्दी से बोलो, किसको समझ में आया कैसे करना है? ये मैम कल मुझसे तेजस ने पूछा मैम भी था। मैम 1/1.33। एब्सोल्युटली, कल मुझसे तेजस ने पूछा था कि एयर से वाटर जा रहा है, वाटर से एयर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आज एंगल ऑफ आर है वो कल एंगल आई हो जाएगा, जो आज एंगल आई है वो कल एंगल आर हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्योंकि लाइट वहां से बाहर वापस आ रही है। सो दिस इज 1/1.33। अब इसे सॉल्व खुद से कर लो प्लीज, सॉल्व नहीं करवा रही हूँ मैं। देखो इसको सॉल्व करना है आपको, और वैल्यू अपने आप निकालनी है, ठीक है बच्चे? चले आगे, नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम 2। वेरी शार्प। चलो, now this question here reads, the refractive index of kerosene, turpentine and water are given like this and this respectively. In which of these does the light travel fastest? लाइट फास्टेस्ट कहाँ चल रही होगी? कोई लॉजिक लगा सकता है कि क्या होना चाहिए? आई बाय आर की रेशो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो आप उसे, या फिर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर अपॉन दैट। तो एयर तो हमेशा सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ समथिंग अगर नीचे मीडियम है तो मीडियम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, मीडियम कम होता जाएगा तो क्या होगा? ऐसे समझो, चलो मैं एक बार एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं क्या विजुअलाइज करने को कह रही हूँ। कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना बेटा? और ये उसी मीडियम की बात हो रही है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो एक बार इसको भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये नंबर सेम है, ये कांस्टेंट है। अगर मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बढ़ता जाएगा, तो जब सेम न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर बढ़ते जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे मैं बच्चों को हमेशा समझाती हूँ 1/3, 1/4, 1/2, 1/5, तो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? व्हाट इज दी सबसे बड़ा वैल्यू है? 1/2। वाई? हम बचपन में तो ऐसा सिखाया था ना, वानी पिज्जा है, जितने ज्यादा फ्रेंड्स आते जाएंगे उतना शेयर छोटा होता जाएगा, है ना? तो दिस इज द स्मॉलेस्ट शेयर यूल गेट। जब 5 फ्रेंड्स ज्वाइन कर लेंगे ना उस पिज्जा पार्टी में, एक ही वन सिंगल वन पिज्जा पार्टी में, तो ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर इज द आंसर। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बढ़ता जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे स्पीड इन दैट मीडियम बढ़ता जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल होता जा रहा है। तो इसके अंदर इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज हैविंग द हाईएस्ट स्पीड। कितना सिंपल था ना? समझ में आ गया ना सबको? क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि इसका स्पीड का वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये आंसर जो है कम आया है। क्लियर और नॉट बच्चे? तो इसका मतलब लास्ट किसका था? वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड रिस्पेक्टिवली लिखा है, राइट? वाटर। सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट है, इसका मतलब इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज मैक्सिमम। समझ में आ गया वाई? क्लियर है ना सबको? देखें आंसर, ये रहा। इन वाटर, वाटर में फास्टेस्ट और स्लोएस्ट किस में चल रहा है? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? ओके। अब इसके बाद प्रिशा सेट है बेटा तुम्हारी नई बुक में? यस मैम है।
पक्का प्रॉमिस कर लोगे या मैं क्लास यहीं हॉल्ट करूं? आप लोग आज ही कर रहे हो? बोलो जल्दी से। बताओ अभी करना है या होमवर्क दो? हम अभी करेंगे। अच्छा, होमवर्क बचाना है। अच्छा मैम ठीक है, चलो ओके, कर लो अभी। मैं टाइम दे रही हूँ, कितने मिनट्स दूंगी इसके लिए? 15 मिनट्स दूंगी इस सेट के लिए, क्योंकि लॉन्ग तो करने नहीं है। 20 मिनट्स, 20 तो ठीक है, 20 तो ठीक होंगे बेटा। मैम सेट करने से पहले एक बार चैप्टर रीड करना है। हाँ तब भी बहुत इजी है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चैप्टर तो मैंने लाइन बाय लाइन रीड करवाया है, तब भी जल्दी हो जाएगा। ये पोर्शन तो मैंने लाइन बाय लाइन इसीलिए रीड कराया ना, ताकि हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। ज्यादा टाइम स्पेंड होता है तो अपने आप चीजें रिटेन बेटर हो जाती हैं। मैम विल ठीक है, डू दिस होमवर्क देन। अच्छा, रेज योर हैंड्स दोज हु वांट टू डू इट एज होमवर्क। सॉरी प्रेशा बेटा, मैम मैं बता रहा हूँ। मैम यू एक बात डोंट हैव अ सुनो। वोट। मैम, बोल, बोलो तेजस। मैम आप अभी 20 मिनट्स दे रहे हो हमें करने में, तो फिर हमें बाद में 20 मिनट्स बचेगी, उसमें हम रीडिंग करेंगे। मैम तो फिर आप पहले 20 मिनट्स रीडिंग करवा लो, फिर बचे हुए हम 20। रीडिंग नहीं कराए, तू अपनी मैथ्स मत लगा बेटा ज्यादा। हम रीडिंग नहीं करेंगे उन 20 मिनट्स में, मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दूंगी, ताकि वो आपको फिर सेट होमवर्क दे सको। मैम ये होमवर्क कर लेंगे। ये होमवर्क कर लोगे? ठीक है ना? चलो ठीक है। अच्छा अभी एक बार एवरीवन स्माइल प्लीज, क्योंकि मैं एक वीडियो एक क्लिक कैप्चर कर रही हूँ उसके लिए ना, वेबसाइट के लिए। सिट प्रॉपर्ली एवरीवन। तेजी सीधा होके बैठ जा, ठीक है? मैम ये आप चाहे अभी अभी करने दो। उस 15 मिनट में मेरे को करा लो पिछले वाले क्लास का कवर अप। एक बार सब स्माइल प्लीज। अनघा स्माइल प्लीज। गुड वन, वेरी नाइस। भाई अस्मी क्या किया ये? क्या हुआ? दोबारा से। अस्मी ने फोटोग्राफ किया, नॉट माई मिस्टेक। मैंने कुछ नहीं किया। अस्मी सिट प्रॉपर्ली, स्माइल प्लीज। लवली। तेजस तो मुझे हमेशा पूरी लाइफ आधा ही दिखेगा, बट बहुत अच्छी फोटोग्राफ आई है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसे होमवर्क में ही करते हैं और आगे का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ। अगम तू न्यूमेरिकल्स कर पाएगा? वाई? क्योंकि तूने न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो समझ रखी है, ठीक है? तो इसीलिए वो तू कर पाएगा। Ma'am, हम्म, even I was not there last class because I was sick, so I couldn't attend the कोई class. बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें जो नहीं समझ में आएगा ना, वो आज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ वो कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें, Yes, क्योंकि ma'am. राइट, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्ट तुम कल का वीडियो मेरे से ले सकते हो, वहां से उसे ऑब्जर्व करना तो आ जाएगा समझ में। क्योंकि मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पार्ट पे बहुत स्लो डाउन कर दिया था, तो आई वॉज गोइंग लाइन बाय लाइन देयर। Ma'am, तो we वो रिकॉर्डिंग कैन हेल्प यू गेट दैट क्लैरिफाइड। और ये वाला जो टॉपिक है, दिस वी हैव डन डे बिफोर यस्टरडे, तो ये आप लोग आज मेरे साथ अब कर पाओगे। ओके, जो इससे पहले वाले 3 न्यूमेरिकल्स थे, जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं किया, उनके लिए वो सिर्फ प्रॉब्लम था। तो चलो अभी ये सब हमने जो रूल्स हैं वो हमने देख लिए थे, कि अगर पैरेलल आ रही है बीम ऑफ लाइट तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी दैट इट appears to be coming from the focus, right everyone? लेकिन yes, I wanted to say, मैंने किसी बच्चे का नाम याद किया भी था पर मैं फिर से भूल गई। जब आप इन्फिनिटी वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तब आप ये नीचे वाली लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे। Why not? क्योंकि बेटा तब आप ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से अप ऑलवेज। आई थिंक ये नैतिक की नोटबुक में था, यस मैम। है ना? ये रूल है बेटा, ये रूल है। आप इसे इन्फिनिटी वाला केस लेकर नहीं समझ सकते हैं। इन्फिनिटी वाले केस में आप, क्योंकि एक रूल बना दिया कि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा अपवर्ड्स रखेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप उसे सिर्फ ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते। और अभी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आएगा जो आपको आपके पेपर्स में जरूर देखने को मिलेगा, कि इसे ब्लैक फॉयल से कवर करेंगे।
एक्सक्यूज मी मैम, लेकिन लाइट तो सिर्फ उसके हेड से निकलती है ना, तो फिर वो धीरे हाँ, धीरे डाइवर्ज होंगी और फिर लास्ट में आके फिर वो पैरेलल हो जाएंगी, इसलिए वो नीचे भी आएगी थोड़ी सी लाइट। वो इमेज तो बनी जाएगी उसकी, तो इमेज अनऑब्जेक्टेड बन जाएगी अगर आप लेंस का नीचे वाला हाफ भी जो है उसे फॉल से कवर कर देते। तो पर अभी वो उस क्वेश्चन पे बात करनी है, क्योंकि वो जिन बुक से क्वेश्चंस हैं ये सारे, वो अभी पूरी बुक कवर होनी बाकी है। मैम तो चलो, स्कूल में हमें नीचे से भी कराया था मैम, हमने एक्सप्लेन किया था कि हेड से अगर दो रेस निकलेंगी तो फिर वो धीरे धीरे डाइवर्ज होते आएंगे और फिर धीरे धीरे पैरेलल हो जाएंगे। वो पैरेलल रेस हमें उस पे अच्छा तूने लिख करना है। एनसीईआरटी चेक की क्या? अगर मैम, एनसीईआरटी के डायग्राम में नीचे लाइंस नहीं है, आप नहीं ड्रॉ कर सकते। एनसीईआरटी चेक कर एक बार जल्दी से। तो अभी सबसे पहले हम एक केस ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का, जहां पर लाइट ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो एक लाइन जो पैरेलल आ रही है फोकस से पास हो गई, एक अनडेविएटेड चली गई, तो इसीलिए वो क्या हो गया, उस इन्फिनिटी पर जाकर इमेज बनी। ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब ये दोबारा हम रे डायग्राम्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के भी और कॉनकेव लेंस के भी, ये सब हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कंक्लूडिंग टेबल है कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि हम बिल्कुल मिरर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कैसे याद रहेगा। सिर्फ व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द मिरर और लेंस तब सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, रेस्ट ऑल द केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। और अब ऑपोजिट है, पेयर्स हैं, फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर चली जाएगी। बियॉन्ड एफ एंड टू एफ का भी पेयर होता है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ है तो इमेज बियॉन्ड टू एफ चली जाएगी, जिसे हमने पहले सी कहा था। और अगर यहाँ पर नहीं, ये वाला नहीं, ये केस। और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ होगा तो इमेज बिटवीन एफ एंड टू एफ आ जाएगी। ये एक बिल्कुल डिफरेंट केस है, लेकिन इनके अंदर जहां पर ऑब्जेक्ट होता है एग्जैक्टली वही इमेज होती है, और वो भी एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज। ठीक है, सारे केसेस पता चल गए ना, बिल्कुल मिरर्स की तरह है जो हमने किया था कंपैरिजन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो एक आई का डिफेक्ट होता है विच इज हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। मैं इसकी हल्की एक्सक्यूज सी मी ग्लिम्स दे देते हूँ आपको, क्योंकि हम 8th में ये पढ़कर आए हैं। बोलो बच्चा बोलो। मैम, नीचे और ऊपर दोनों से आ रहा है। तो फिर आप बना सकते हो। Yes. अगर एनसीईआरटी में है देन यू कैन ड्रॉ इट, अगर एनसीईआरटी में नहीं हो फिर नहीं बनाना चाहिए। देखो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली टीचर्स दे ऑब्जेक्ट विद इट, कि आपको, आप हर बार अभी तक न्यूमेरिकल्स के लिए यही सीखते आए हो कि एचओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन अब आप ये जो केस ड्रॉ कर रहे हो इस हिसाब से तो एचओ नेगेटिव भी है। Ma'am, but object is kept at infinity, so only two rays are emerging from the head of the object. Hence, they will become parallel, and the आप बिल्कुल सही कर, rays आप will इस केस diverge. में आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लोगे, Ma'am, एचओ क्या positive लोगे? ही लेंगे, positive ही लेंगे. पॉजिटिव ही लोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तक लाना इलॉजिकल नहीं लग रहा हाँ, लेकिन जैसे है ना? जैसे वो और दूर देखो आते इसको जाएंगे वो और डेप्थ में डाइवर्ज. आगे जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे इसको और डेप्थ में तब कवर करना, अभी के लिए नहीं। पर हाँ, अभी एनसीईआरटी इज योर बाइबल, अगर एनसीईआरटी में है तो फिर आप ड्रॉ कर सकते हो, अगर एनसीईआरटी में नहीं है तब आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एज नैतिक सेड ही हैज चेक्ड कि एनसीईआरटी में है, तो फिर आप इन्फिनिटी के लिए लाइंस नीचे से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलो अभी मैं और क्या बात डिस्कस कर रही थी यहाँ पर आपसे अभी। एक डिफेक्ट ऑफ आई हाइपरमेट्रोपिया। अभी इसे हम कैसे समझाते हैं? देयर आर टू डिफेक्ट्स इन आईज, एक है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। जिसने 8th में अच्छे से पढ़ाई करी उसे याद होगा ये, याद है क्या है ये? व्हाट इज फार साइटेडनेस? 8th का डिलीट करके नहीं आना था बेटा, 9th और 10th में। 8th में थे लाइट चैप्टर में ये, नहीं किसी को याद नहीं है। और पास ये का दिखना शॉर्ट बंद हो साइटेडनेस, जाता है. शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का नहीं दिखता और मायोपिया में दूर का नहीं दिखता। हाँ, तो फार साइटेडनेस नो, लंबा सा नेम है इसीलिए फार भी दूर हो गया, लंबा सा डिस्टेंस हो गया। तो फार साइटेडनेस, और छोटा सा नेम है इसीलिए शॉर्ट साइटेडनेस हो गया। ऐसे ही कुछ भी है ना। तो फार साइटेडनेस में आपको सिर्फ दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। तो पास की नजर कमजोर हो जाती है, जैसे जब हम हिंदी में कहते हैं, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया होता है।
तो पास की नजर कमजोर हो जाती है। का 8th का लॉजिक जो मैं बच्चों को समझाती थी, एक बार आप लोगों को समझाती हूँ। याद रखना, जब भी आप पास से आने वाली लाइट को पढ़ेंगे हमेशा आप ऐसे डाइवर्जिंग पढ़ेंगे, जब भी दूर से आने वाली लाइट को पढ़ेंगे आप हमेशा पैरेलल पढ़ेंगे। ये बात 8th की लखमीर सिंह में लिखी हुई है। तो अगर हमारी आई का शेप क्या होती है, कैसे बनाते हैं हम आई का डायग्राम, 8th में सीखा होगा। ऐसे एक बॉल बनानी है और उसके ऊपर एक बिगर बॉल बनानी है इस तरीके से। ऐसे, और इसको, इस पार्ट को नहीं दिखाना है, आप इस तरीके से ड्राइंग करनी है कि ये पार्ट नहीं है। सो यही ऐसा ही डायग्राम होता है। सबसे पहले तो जो हमारी आई के बाहर ये जो बल्जिंग पार्ट है कॉर्निया, ये भी कॉन्वेक्स इन शेप है, तो वो भी लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। कॉन्वेक्स लेंस का क्या फंक्शन होता है? कॉन्वेक्स कन्वर्जेस। तो इसने लाइट को कन्वर्ज करना था, कॉर्निया ने भी, और किसने भी? जो हमारी आई के अंदर यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। डिजिटल ड्राइंग्स आर वेरी टफ फॉर टीचर्स। चलो हो गया, लेकिन थैंक गॉड। और यहाँ पर मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स विच आई हैव हेल्ड देम। ऐसे ही बनाते थे डायग्राम, याद है ना सबको? है ना? तो ये भी, इसने भी लाइट को कन्वर्ज करना है। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो अब ये जो लाइट है, मैं इसको एक बार क्लियर करके ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ कि ऐसे डाइवर्जिंग आए ये लेंस पे, इतना ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो अब इसने कन्वर्ज करना था, लेकिन इसकी कन्वर्जिंग पावर वीक हो गई, क्योंकि इतनी पास से लाइट आ रही है। रेटिना पे फोकस करने के लिए इसको इतने बड़े एंगल से डेविएट करना पड़ेगा। इसको इसको कितने बड़े एंगल से डेविएट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं रेटिना पर इमेज बनेगी, है ना? तो उसकी कन्वर्जिंग पावर वीक हो जाती है, और कन्वर्जिंग पावर वीक हो जाती है तो इसीलिए जो इमेज बनती है वो रेटिना के कहाँ बनेगी? देखो, अगर आप इसे इतना टर्न नहीं दे पाए, स्लाइटेस्ट टर्न दिया आपने, पूरा जैसे आप पूरा अच्छा टर्न नहीं दे पाए, बहुत हल्का सा टर्न दे पाए, तो अब जो आपकी यहाँ पर भी जो हल्का सा ही टर्न दे पाए, आप देखो कि आपकी ये जो लाइट है वो कितना दूर जाकर मीटअप होगी। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इस केस में जो लाइट है वो रेटिना के पीछे बन रही होती है, इसीलिए विजन ब्लर हो जाता है। तो अब हमें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। हमें कोई एक ऐसा लेंस नहीं चाहिए जो हमें ज्यादा कन्वर्जिंग पावर दे दे, तो एक और आई पे ऐड कर देते हैं जो कन्वर्जिंग हो, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पा रहे। पास वाली लाइट बहुत ऐसे ऐसे आ रही है, इस तरीके से डाइवर्जिंग आ रही है, हमारी आई उसको एकदम से शार्पली डाइवर्ज नहीं कर पा रही, वीक हो गया है लेंस। वीक नहीं हो गया एक्चुअली, थिन हो गया है, पतला हो गया है लेंस। उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी, बाद में क्लियर करूंगी। तो अभी के लिए मैंने आपको क्या कहा कि ये कन्वर्ज नहीं कर पा रही है, तो रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, तो हमारी आई को रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट इज सम लेंस है, यहाँ पर आंखों के ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस और पहन लेते हैं। उससे होगा क्या? अब ये जो इतना डाइवर्जिंग लाइट आई थी ना, वो पहले ही थोड़ी सीधी हो जाएगी, लेंस कर देगा ना ये। और अब इतना पैरेलल आने वाली लाइट को हमारी आंख कन्वर्ज कर पाएगी, क्योंकि वो ऐसे बिखरी हुई नहीं आ रही थी, अब उसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ने ऐसे कर दिया। तो अब इसको तो रेटिना पे मीट करना इज इजी, इतने सबको इज मीट करना इज टफ, लेकिन इसको मीट करना इज इजी। तो हमारा थिन लेंस इतनी लाइन को, कन्वर्ज लाइन को कन्वर्ज कर लेगा रेटिना पर मीट करवाने के लिए। तो इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस वियर किया जाता है, क्योंकि हमें कन्वर्जिंग पावर और ज्यादा चाहिए होती है, ताकि पास की आती हुई डाइवर्ज लाइट जो है वो रेटिना पर बन सके।
आ गई सबको बात समझ में कि नहीं आई? मैम अगर रेटिना से पहली जो लाइट रेज तो है इसका मतलब आपने बड़े नंबर का चश्मा पहन लिया है। आपकी आई का जितना नंबर होना चाहिए, इसका मतलब आपने ज्यादा पावर का लेंस पहन लिया है। तो फिर कम पावर का पहनो। इसका मतलब आपकी आई जितना कन्वर्ज कर पा रही है, आपको उसके साथ थोड़े सी की सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पे रोल प्लेज नंबर्स कि कितनी पावर का चश्मा है। समझ में आ रहा है ना? किसी का नंबर 1 सुना होगा, 2 सुना होगा, 3 सुना होगा, तो फिर आपको पावर कम करने की जरूरत है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अब मायोपिया कैसे होता है? इसी तरीके से काम करता है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में पास का नहीं दिखता, पास का सॉरी दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो दूर का नहीं दिखता मतलब अब हमारी आईज के ऊपर, अब मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, वैसे नहीं बनाऊंगी। तो ये हमारा आई का बल्जिंग पार्ट और ये पीछे आई बॉल, ठीक है। और इसके अंदर ये हमारा आई का लेंस तो हमेशा ही कॉन्वेक्स होता है, हम अंदर का लेंस थोड़ी बदल सकते हैं, ऊपर का लेंस बदल सकते हैं। तो अब ये है हमारी आई का लेंस। अब इसके अंदर ये जो लाइट्स हैं, इसे भी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, लेंस के ऊपर आ सके ऐसी बना देती हूँ, ये रही। तो अब ये जो लाइट आ रही है, अब इस केस में होता क्या है, एक्चुअली लेंस थिक ही रह जाता है, हाई पावर लेंस हो जाता है। तो हाई पावर लेंस क्या करता है, इसको जल्दी से मीटअप करा देता है। इसीलिए रेटिना पर ब्लर इमेज दिखती है, क्योंकि इमेज उससे पहले बन जाती है। अब इसकी करेक्शन क्या करेंगे? मतलब लेंस मोटा हो गया है, उसकी पावर हाई हो गई है, वो लाइट को बहुत जल्दी कन्वर्ज किए जा रहा है। तो अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो यहाँ पर लाइट को थोड़ा सा बिखेर के दे दे। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर लाइट को कोई बिखेर के थोड़ा सा दे देगा, यहाँ से ऐसे लाइट यहाँ तक आ जाए, बस थोड़ा सा बिखर जाए, तो अब हमारी लेंस वुड हैव अ हार्ड टाइम कन्वर्जिंग इट, जिसकी वजह से वो रेटिना तक तो इमेज ले जाएगा। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? तो इस केस में, मायोपिया के केस में, वी वेयर कॉनकेव लेंसेस। अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे, जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इन्फिनिटी क्या होता है हमारी आई का, नियर पॉइंट क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में वो क्या जीरो लेना है, क्या इन्फिनिटी लेना है। तो वो सब बातें करेंगे डिटेल में बाद में। पर यहाँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आया था कि आप क्यों पहनते हो हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, तो अब आपको वो बात क्लियर है। अभी आगे ही थोड़ी देर बाद ये पॉइंट आएगा कि आपने कॉनकेव लेंस क्यों पहना मायोपिया में, तो दैट इज क्लियर टू यू नाउ। आ रही है ना बच्चे सबको बात समझ में? ठीक है, ओके। अभी नाउ इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिंपल कैमरास। तो जो सिंपल कैमराज हैं, वो भी एक्चुअली क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं और एक फोटोग्राफिक फिल्म पे फोकस कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी कन्वर्जिंग की जरूरत थी। नाउ कॉन्वेक्स लाइट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी बच्चे ने कोई गेम खेला है, वो सन में जाके पेपर बर्न किया है आपने कभी भी? सबने किया होगा जिनके पास लेंसेज होंगे, है ना? करते हैं ना वो काम। वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो कन्वर्जिंग लाइट दे रहा होता है ना। तो अगर सन की रेज आ रही है इन्फिनिटी पे, तो हम पेपर को इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि पेपर के ऊपर वो लाइट का डॉट दिख रहा हो, एंड दैट छोटा सा डॉट इज एक्चुअली छोटा सा इमेज ऑफ सन। और इतना हॉट हो जाता है कि पेपर अचीव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और इसीलिए उस पेपर पे फायर कैच कर जाती है। तो या मैग्नीफाइंग ग्लास से ये एक्टिविटी सबने की होगी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास ये याद कैसे रहेगा? क्योंकि वो कन्वर्जिंग इन नेचर है, तो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना? तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, नाउ इट इज यूज फॉर मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स। ये सारे डिवाइसेस में कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप का और डिटेल में स्ट्रक्चर, आई पीस क्या है, ऑब्जेक्ट पीस क्या है, ये नहीं बता रही हूँ अभी। देखूंगी किस टॉपिक में आता है, लेकिन आता है, मतलब कौन सा क्या होता है, बोर्ड्स के क्वेश्चंस में है, लेकिन इस बुक में नहीं है। तो बाद में जैसे जैसे आएगा उस पर तब डिस्कशन हो जाएगी। चलो अब आगे चल रहे हैं, सैम्पल प्रॉब्लम डिस्कस करें फिर। देख लो, आप लोगों ने प्रॉमिस किया है मेरे से कि होमवर्क में कर दोगे, सारे सेट करोगे ना? पक्का ना? कहीं मैं यहाँ भी, वो देखो अस्मी तो अभी से प्रॉमिस बैकआउट कर रही हो, देखो। फिर मैं आगे नहीं पढ़ाऊँ, अभी काम करा लूँ तुमसे, होमवर्क कर लो अभी।
कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। हाँ हो जाएगा होमवर्क में। यस मैम हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, अच्छे I बच्चे। love how Prisha speaks as like a representative for the entire batch कि कर देंगे मैम। तो फिर वो बाकी बैच नहीं बोलता है तो शील हैव टू स्पीक, नो तो No, no, एटलीस्ट शी I इज respect स्पीकिंग that. आउट। I respect that. And I love गुड। it. Where should an object be placed so that a real and inverted image of the same size by a convex lens is image? जल्दी से बताओ, of the same size चाहिए real and inverted, देखें कौन बता सकता है। Twice the focal मैम length. एट 2F। At 2F, lovely, very good, अच्छे बच्चे, good, concept समझ में आ गया है। Sample problem 2. A convex lens has a focal length 20. अच्छा, focal length of convex lens क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन बताएगा? लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। Positive. पॉजिटिव। पक्का? Yes. पॉजिटिव ना? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका स्फीयर ऐसे कंप्लीट करके ऐसे याद रखोगे कि ये रेडियस अहेड ऑफ दिस पॉइंट है, और तो जो फोकल लेंथ होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ओके। नाउ तो पॉजिटिव 20। Where should an object be placed in front of a convex lens so as to obtain an image which is real, inverted and same size? का क्वेश्चन लिख दिया, बताओ क्या है आंसर? 40. 40 सेंटीमीटर। वही बात अभी पूछ रहे थे, वही दूसरी लैंग्वेज में पूछ ली, नंबर देके पूछ ली इस बार। असमी समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी स्क्रीन पे मत घूम, हाथ हटा ले वहां से कीबोर्ड से, तेरे फेस पे लाइट चेंज होती है, पता लग जाती है स्क्रीन स्विच हो रही है। ओके, तो एट Ma'am, 40 I was रखेंगे और फिर playing. रे डायग्राम बनाना है तो फिर वो बन जाएगा, है ना? बन जाएगा ना? ओके, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3। नहीं, यहाँ से नहीं है, यहाँ से। ओके, चलो। An object is placed at a distance from a convex lens of focal length 10 centimeter. ओके, तो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखा है। विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस डिमिनिश्ड रियल इमेज? कहाँ आएगी? रियल भी बट डिमिनिश्ड भी। तो 2f पर सेम आता है, 2f के बाद इमेज छोटी होनी शुरू होती है, इसका मतलब कहाँ ले जाओगे? बियॉन्ड 2f, है ना बच्चे? ये हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज नहीं है, कोई इसे प्लीज इन्फिनिटी पे मत रख देना, है ना? या ऑब्जेक्ट एट फोकस मत रख देना। डिमिनिश्ड रियल इमेज है, डिमिनिश्ड मतलब सिर्फ स्मॉलर साइज, तो आप इसे बियॉन्ड 2f रखेंगे। तो अब बियॉन्ड 2f है क्या? लेकिन 10 सेंटीमीटर है 2f, ये 10 है तो 2f हुआ 20, तो 20 के बाद तो d। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? कि आप उसे 20 के बाद 25 पे रख दोगे तो आपको डिमिनिश्ड रियल इमेज मिल जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? अनवी डार्क रूम में बैठी है बेटा, समझ में आ रहा है? मैम घर पे लाइट नहीं है तो। पर फोकस कर पा रही है ऐसे? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीफाइड रियल इमेज। मैग्नीफाइड रियल इमेज कहाँ बनेगी? 2f से पहले, है ना? 2f से पहले कहाँ बोलो? 15। बिटवीन f एंड 2f कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिटवीन f एंड 2f, तो बिटवीन f एंड 2f इज बिटवीन 10 एंड 20, दैट इज 15, सो द आंसर इज 15। आ गई बेटा बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसे रे डायग्राम समझ नहीं आए उसे ये सब समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है। अद्विका समझ में आ रहा है बेटा? ओके, नाउ अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज कौन से केस में होती है? वेरी क्लोज टू द लेंस वाले केस में, है ना? तो वेरी क्लोज टू द लेंस मतलब विद इन फोकस 8, तो आंसर इज ए। एन इमेज ऑफ द सेम साइज तो 2f मतलब 20। समझ में आ गया बच्चे सबको क्वेश्चन? ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड, एक और सेट अचीव हो गया। गुड गुड गुड, चलो। हाँ, नैतिक हंस रहा है क्योंकि मैं तूने पहले ही किया हुआ है सारे, है ना? खुश हो रहा है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। चलो, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary?
तो इसमें से कौन सा लेंस? डिक्शनरी। इतना सब कुछ सोचने की जरूरत है? चलो आप सोचो। कॉन्वेक्स। लेकिन कौन सा फोकल लेंथ का? 50 50 5 5 या कॉनकेव लेंस 5? पहली बात तो एक ये बात समझो, डिक्शनरी से वर्ड पढ़ने के लिए कभी यूज भी करोगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास ही यूज करोगे, विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे भी सोच सकते थे, है ना? और इसे और कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो। कॉनकेव लेंस में वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनती। पहले ही वर्ड इतना छोटा है, और छोटा देखकर क्या करोगे, है ना? तो 50 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स यूज करना है, ये तो बात पक्का हो गई, है ना? लेकिन अब 50 या फिर मतलब ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब या तो 50 या 5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन बाकी है। 50 मैम सेंटीमीटर। 50। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। यस यस। अच्छा चलो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। 50 सेंटीमीटर पे रख रहे हो उसको, तो ध्यान से सुनो। कॉन्वेक्स लेंस के सिर्फ एक केस में इमेज इरेक्ट होती है, बाकी सब में इन्वर्टेड होती है। आपको वर्ड्स उल्टे दिखेंगे, आपको चलेगा क्या? तो आपको विद इन फोकस आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। विद इन फोकस 50 पे रखोगे। मैम 5 पे विद इन फोकस तो बहुत पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे और वो उसमें भी तो डिफरेंस होएगा ना, डिस्टेंस का। तो हम डिक्शनरी को कैसे पढ़ते हैं? ऐसे करके, इतना दूर। मैम 50 इधर सेंटीमीटर। मैम 5 सेंटीमीटर। मैम हमें फोकल लेंथ पे रखना ही क्यों है? अच्छा मैं आपको क्या बात समझा रही हूँ, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना? अब अगर आपने इसका फोकल लेंथ 50 ले लिया, ये 50, मैम हमें 50 पे रखना ही क्यों है? इससे आगे ही तो रखिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर मुझे डिक्शनरी पे मैग्नीफाई करके पढ़ना है तो मैं उसके पास ही तो रख के मैग्नीफाई करती हूँ। मैं मैम ऐसे रख के तो कभी मैग्नीफाई नहीं करती। मैम मैम 5 सेंटीमीटर से बहुत कम हो जाएगा, वो तो बस यही आ जाएगी फिर नोट के सामने। अच्छा चलो देखते हैं आंसर क्या है। 5 है। हाँ बट 50 में हम पास रखेंगे या दूर रखेंगे, उसमें फोकल लेंथ के तो विद नहीं होगा, तो दैट्स गोना गिव अस द सेम आंसर। आई डिडंट गेट इट, कम अगेन प्रिशा बेटा। Ma'am, so with 50 centimeter focal length, if we keep it near or further, it will still be within focus. So we'll get a magnified image anyways. So it doesn't make a difference, does it? चल लेट मी डिग डीपर इनटू दिस। मेरे हिसाब से भी लॉजिकली भी मिरर के लेंस के जितना पास हो जाएंगे उतना मैग्नीफाई हो पाएगा। मतलब मैं इसे प्रैक्टिकली सोच रही हूँ कि मैग्नीफाइंग लेंस मेरे हाथ में है और मैं डिक्शनरी से दूर हूँ, मतलब 50 से कम हूँ, ताकि ऑब्जेक्ट लेस देन 50 हो। तो उसका इमेज कितना मैग्नीफाई होगा मेरे उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में, वुड बी मिनिमल। बट लेट मी डिग इनटू दिस। मैं इसका आंसर प्रैक्टिकली दे रही हूँ, बट आप लोगों का क्यूरियस होना ठीक है यहाँ पर। तो आई dive deep into this topic and get you the answer why 5। Ma'am, power क्योंकि लॉजिकली तो दोनों में ही मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज आना चाहिए, 50 में भी। अब आप 50 अगर फोकल लेंथ है तो आप विद इन 50 कहीं भी रख सकते थे। 49 सेंटीमीटर 40। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैम बुक जेन्युइनली आपसे 50 सेंटीमीटर दूर है ऐसे, तो वो वैसे ही बहुत छोटा है, तो अब वाई मैग्नीफाइंग ऐसे नहीं पढ़ सकते। पर मैम पावर 1/f होता है ना, तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना कम पावर नहीं रहेगा। अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रही हूँ, अभी मैं पावर की बात नहीं कर रही हूँ।
इस टॉपिक पे वाई इज दिस फोकल लेंथ 5 वाला, मैं क्योंकि लॉजिकली उसे ऐसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि वो डिक्शनरी के पास होना चाहिए, तो विद इन 5 होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो इट इज 5 सेंटीमीटर्स। लेकिन वाई, आई विल गेट यू द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस टुमारो। ठीक है, चले अभी लॉजिकली ये है, इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर अ थिंग। ओके, चले अभी आगे। तो आपको एक और सेट मिल गया। अब मिल गया आपको साइन कन्वेंशन। टाइम क्या हो गया? 20। लास्ट 10 मिनट्स में कवर कर दूं। साइन कन्वेंशन का सेट तो आप पहले कर चुके हो, एंड ये कर लिया ना होमवर्क में। Yes, ma'am. अब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं लेंसेज पे। करें शुरू? मैम नहीं, साइंस टेंशन वाले होमवर्क में न्यूमेरिकल्स भी थे। फिर तो वो नहीं किए होंगे अभी तो, क्योंकि हमने डिस्कस किया ही नहीं है अभी। मैम कर लिया। लेंस फॉर्मूला तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो आज पहली बार इंट्रोड्यूस करूंगी। मैम ये- इट्स द सेम एज मिरर फॉर्मूला, जस्ट माइनस करना है प्लस वाला। हाँ, क्योंकि स्कूल्स में कवर हो चुका है तो सबको पता है। किया है, सबने किया है न्यूमेरिकल कवर। नहीं मैम, हमारे स्कूल आर्या में नो, बहुत स्लो अद्विका चल रहा है। नहीं, अस्मी नहीं, मैम तमारा हमारे स्कूल नहीं, में तो चैप्टर ही स्टार्ट। तेजस नहीं, ग्रीशा नहीं, अनवी नहीं, तो बहुत सारे नहीं वाले हैं, इसीलिए मैं आज कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रिशा बेटा, तू चाहे तो वो फिनिश कर सकती है पीछे वाला पार्ट। जिन्होंने कर लिया है न्यूमेरिकल्स इसके कवर, वो पीछे से पार्ट करना अपना क्वेश्चन बैंक शुरू कर दो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो फॉर्मूलाज समझ लेते हैं, है ना। ये रहे फॉर्मूलाज पहले तो। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवाइज करें। दैट वाज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, है ना। इस बार आपको मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस को माइनस कर देना। सिंपल, वेरी सिंपल। एक और बात बता दूं, क्योंकि यू आप हमेशा नेगेटिव लेते हो ना, तो ये बाद में भी पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि यू नेगेटिव लेते हो ना आप। तो कुछ बच्चे तो इसे ऐसे करते हैं कि यू, आप वैल्यू इसके अंदर यू की नेगेटिव मत लो और फॉर्मूला प्लस का ही लगा दो। पर आप उतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाओ अभी के लिए। आपको ये समझना है ये माइनस है साइन, और जब कैलकुलेशन करोगे यू नेगेटिव डालोगे तो इसे पॉजिटिव कर लेना फिर। ठीक है, ओके। ये तो हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। अब हमें बात करनी है मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन पहले क्या था, वही हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, HI/HO ही था। इस बार भी वही है, HI/HO। कहाँ आप H2 और H1 भी ले सकते हो, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है वो। अब आप HI/HO भी ले सकते हो, है ना, और आप इसे V/U भी ले सकते हो। तो मिरर फॉर्मूला में जो -V/U था वो V/U हो गया। आ रही है बात समझ में बच्चे की नहीं आ रही? क्या डिफरेंस है इसमें? बस, और बाकी साइन कन्वेंशंस हमें आती हैं। चलो करना शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। अभी अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी से सब लोग माइक ऑन करके बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। अभी ये क्या है, एक वॉल से लेंस को 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। 12 सेंटीमीटर दूर वॉल से लेंस को रखा गया है। हाउ फॉर द लेंस शुड, a convex lens of a focal length is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको फ्रॉम द वॉल का डिस्टेंस लेंस का दिया हो ना बेटा, ये एक्चुअली वी होता है। Why is this V? क्योंकि वॉल इज एक्चुअली द स्क्रीन जहां पर इमेज बन रही है। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? तो दिस इज V एक्चुअली, दिस इज नॉट U. U this time they're asking you to find out. चलें अभी आगे। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू मेक अ रियल इमेज। तो अब करें इसको सॉल्व। ये V पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? रियल इमेज बन रही है।
पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि लेंस में रियल इमेज आगे आती है। आ गई बात समझ में बच्चे? ठीक है ना? वर्चुअल इमेज लेंस के केस में सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट होती है बेटा। तो आगे इमेज बन रही है लेंस के केस में तो ही रियल होगी। तो V इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 12। अभी हमें फाइंड करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जल्दी जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f इज पॉजिटिव 10, 1/v इज 12 माइनस 1/u। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए इन्हें स्वैप कर देते हैं। तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/10। तो 1/u इज इक्वल्स टू 12 and 10 का एलसीएम वुड बी 60। 60 60। अभी इसको 60 बनाने के लिए 5 टाइम्स, तो दैट इज 5 माइनस इसको बनाने के लिए 6, सो दिस इज माइनस 1/60। तो u की वैल्यू क्या हो गई? -60। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट एवरीवन? u हमेशा नेगेटिव ही होता है ना, तो करेक्ट आया है ना हमारा आंसर? सेंटीमीटर्स लिखना कंपल्सरी है। हो गया, इतना ही पूछा था, क्वेश्चन सॉल्व। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना बेटा। डिस्टेंस किसका गिवन है? व्हेनेवर दे से डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, तो ये u नहीं, ये v होता है, क्योंकि लेंस का डिस्टेंस वॉल से, तो वॉल तो स्क्रीन है जहां पर इमेज बनती है, तो इसका मतलब ये तो इमेज डिस्टेंस हो गया। क्लियर है ना बच्चे? बात समझ में आ रही है ना? चले अभी आगे। -60। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को यहाँ पर? An object, if an object 7 centimeter height of 7 centimeter height, तो जो height of object given है, यहाँ HO वो 7 सेंटीमीटर है, तो वो हमेशा हम अपवर्ड्स रखते हैं, तो प्लस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो U इज -12 of focal length 8, तो F is +8। Find the position, nature and height of the image। तो हम क्या करेंगे? 1/f is equals to 1/v minus 1/u। So 1/8 is equals to 1/v minus 1/-12। तो ये क्या हो गया अभी सॉल्व करके? 1/8 is equals to 1/v plus 1/12 बेटा। अब इसे ट्रांसपोज करो उधर। 1/8 माइनस 1/12 इज 1/v। सॉल्व करो। 8 and 12 का एलसीएम 24। 24, तो ये 3 टाइम्स 3 माइनस ये 2 टाइम्स, ठीक है ना? 1/24 इज 1/v, तो v इज 24 सेंटीमीटर्स। तो अभी v पॉजिटिव आ रहा है। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? देखना, 8 सेंटीमीटर्स का था ना, तो फोकल लेंथ से बाहर रखा है, तो रियल इमेज ही बनेगी, है ना? अंडरस्टूड और नॉट? और रियल इमेज है तभी v पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है ना ये बात सबको? अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है? अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज v/u, सो 24 अपॉन u इज -12, सो दैट इज -2। m इज -2। अब इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? m -2 से कंक्लूजन निकालो। माइनस से क्या पता चलता है? रियल है। और 2 से क्या पता लगता है? मैग्नीफाइड। मैग्निफाइड या इनलार्ज्ड। ठीक है ना? मेकिंग सेंस और नॉट? अभी हमने यहाँ से भी चेक किया रियल है इमेज, यहाँ से भी चेक किया, ये कंक्लूजन्स भी लिख देंगे। अब हम लिख रहे हैं दिस मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इज 20, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमको।
बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 और मैग्निफिकेशन -2 है. सो दिस इज हाइट ऑफ इमेज by 7 is equals to -2. तो height of image is -14. तो मतलब डाउनवर्ड्स पॉइंटेड होके बना है और मैग्निफाइड है. 7 से 14 हो गया, डबल हो गया उसका हाइट ऑब्जेक्ट से. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है सबको? देखो आंसर्स चेक कर लो. V24, M-2 और हाइट -14. लेकिन कंक्लूजन्स लिखने हैं सब जगह साथ में ना. मैग्निफिकेशन से क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, प्लस और माइनस के कंक्लूजन लिखते जाने हैं साथ में. चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिर ये सेट्स आपको कंप्लीट करने हैं. तो हम अभी कल की क्लास में अब साइंस नहीं करेंगे. आई विल गिव यू 2 डेज, मतलब 2 इन द सेंस कि आज शाम को आप नहीं भी सबमिट करोगे मुझे चलेगा. आप मुझे इस काम को कल शाम तक सबमिट कर सकते हो. Ma'am, can I leave the class? ओके बेटा जी, बाय बाय. The magnification produced by a spherical lens is positive 2.5. Nature of image क्या है? क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव से हमें पता चल रहा है वर्चुअल है और 2.5 से पता चल रहा है मैग्नीफाइड. नेचर ऑफ लेंस, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कौन सा लेंस दे सकता है? कॉन्वेक्स. यस, क्योंकि कॉनकेव हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज देगा. तो प्लस तो देगा लेकिन वैल्यू वुड बी ऑलवेज लेस देन 1. आई बात समझ में? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बचा लोग. कल मिलते हैं मैथ्स के सेशन के साथ. बहुत सारा होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन पीसेस में ब्रेक करो, थोड़ी थोड़ी देर में करो और बुक में कोशिश करो सॉल्व करने की, तो जल्दी हो जाता है काम. ठीक है Ma'am, बच्चे? I don't have the book. तो बेटू गेट इट. नो बेटा, तू तो दिल्ली एनसीआर में है. यहाँ से तो कोई भी स्टेशनरी शॉप्स दे आर सो इजीली एक्सेसिबल. देखते हैं, फिर Amazon से ऑर्डर करते हैं. तो अमेजोन से ऑर्डर कर दे बच्चा. कितने प्राइम होगा तो कल तक आ जाएगी. ठीक है ना? चलो. मैम